17 और ग्रुप 18, ये 4 ऐसे ग्रुप है पी क्लॉक एलिमेंट में जिसमें पूरा यूनिट जो है वो कवर हो जाता है। ठीक है, हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ग्रुप 15 से, और ग्रुप 15 की फैमिली जो है वो कौन सी है, नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, ग्रुप 15 जो है वो किसकी फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, तो अगर हम इनकी अकरेंस देखें सबसे पहले कि नेचर में जो है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, कैसे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो आपकी नाइट्रोजन है सबको पता है कि एटमॉस्फेयर में अप्रोक्सीमेटली 78% जो है वो पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम अर्थ क्रस्ट में देखें, इन अर्थ क्रस्ट it occurs in the form of earth crystal occur in the form of nitrates, सोडियम नाइट्रेट की फॉर्म में मिलता है ये, in the form of सोडियम नाइट्रेट, जिसको हम कायल साल्टपेटर भी कहते हैं। ठीक है, या फिर पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, तो सोडियम नाइट्रेट की फॉर्म में मिलता है अर्थ क्रस्ट में, या फिर पोटेशियम नाइट्रेट की फॉर्म में जो है हमें अर्थ क्रस्ट में ये जो है वो मिलता है। ये जो आपके पास सोडियम नाइट्रेट होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कायल साल्टपेटर कहते हैं, फिर पोटेशियम नाइट्रेट को हम क्या कहते हैं, इंडियन साल्टपेटर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके अलावा ये कहाँ पे मिलता है हमें, इन प्रोटीन्स। आप जानते हैं प्रोटीन में क्या होते हैं, आपके पास अमाइनो एसिड्स होते हैं, और अमाइनो एसिड में मेन कांस्टिट्यूएंट जो होता है, एलिमेंट क्या होता है प्रेजेंट, आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम फास्फोरस की बात करें, दैट इज पी, जो आपका फास्फोरस होता है ये क्या होता है, ये मिनरल्स में पाया जाता है, प्लांट्स और एनिमल मैटर में पाया जाता है। ठीक है, मेन कांस्टेंट प्लांट्स और एनिमल्स का जो है आपका फास्फोरस भी होता है। इसके अलावा ये जो है फॉस्फोप्रोटीन्स में पाया जाता है। फॉस्फोप्रोटीन्स जो होते हैं वो मोस्टली किसमें होते हैं, एग्स में होते हैं और मिल्क में। ठीक है, इनमें क्या पाया जाता है, आपका फॉस्फोप्रोटीन जो है पाया जाता है। बाकी जो आपके पास आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ होता है, AsSb and Bi, that is arsenic, antimony और bismuth, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, occur in sulfides, they occur in sulfide minerals। ठीक है, जो सल्फाइड मिनरल्स होती हैं उनमें जो है ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये थी इनकी अकरेंस की, आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ जो है वो नेचर में जो है वो कहाँ कहाँ पे और कैसे पाया जाता है। ठीक है, अब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, इनका सिंबल वगैरह देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे इनकी सिंबल की, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मुथ। अगर हम इनके एटॉमिक नंबर की बात करें तो इसका आता है 7, देन 15, देन आपका 33, देन 51 एंड देन 83। ठीक है, 7, 15, 33, 51, 83। अगर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या आता है, 1s2, 2s2, 2p3, 2s2, ns2 np3, ns2 np3, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके वैलेंस शेल में। ये इनकी क्या है, ये इनकी जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। वेयर n जो होगा क्या होगा, n आपका वैलेंस शेल होगा, वो 2 भी हो सकता है अगर सेकंड पीरियड से बिलोंग करेगा, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। ये सेकंड पीरियड से स्टार्ट कर रहा है, दैट में 2 शेल होंगे, इसमें 3 शेल होंगे, इसमें 4 होंगे, इसमें 5 होंगे, और इसमें कितनी होगी, 6 होगी। मतलब यहाँ पे लास्ट पे 6s2 6p3, यहाँ पे 5s2 5p3, यहाँ पे 4s2 4p3, और इस केस में क्या होगा, 3s2 3p3 होगा। ठीक है, इसकी अगर हम देखें तो होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। यहाँ पे देखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, then 4s2 4p3, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p6, then 4d10, 5s2 5p3।
लास्ट अगर हम बिस्मुथ की बात करें तो बिस्मुथ में क्या होता है, बिस्मुथ में होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 4f14, then 5s2, 5p6, 5d10, 6s2, 6p3। लेकिन इन सब में याद रखेंगे दैट ये जो है इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और सबकी सेम NS2 NP3 है। ये डिपेंड करता है कि वो कौन से शेल को जो है वो बिलोंग कर रहा है। आप यहाँ पे हीलियम 2s2 2p3 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे जो है क्या लिखेंगे, नियॉन लिख सकते हैं, बाकी यहाँ पे आर्गॉन, क्रिप्टॉन और ज़ीनॉन, और आगे क्या लिखेंगे, यहाँ से ये जो है ना यहाँ से यहाँ तक ये हीलियम है, यहाँ से यहाँ तक ये नियॉन, यहाँ से यहाँ तक क्या है आर्गॉन, क्रिप्टॉन एंड दिस इज ज़ीनॉन। आप ऐसे भी लिख सकते हो दैट ज़ीनॉन 6s2 6p3, ठीक है, तो आपकी अपनी चॉइस है। आप कैसे भी जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ये है आपके पास इनकी ही अब हमने क्या लिखनी है, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो लिख दी इनकी, हमने इनका जो है जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो भी लिख दिया। अब हम लिखेंगे इसका जनरल ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, जनरल ट्रेंड्स देखेंगे आप किसका, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। जनरल ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपका मेल्टिंग पॉइंट आता है, आपका बॉइलिंग पॉइंट आता है, डेंसिटी आती है, ठीक है, ये सारी चीजें आती है। सबसे पहली चीज जो हम डिस्कस करेंगे इस पे वो है डेंसिटी। डेंसिटी जो है वो मास के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि जो हम जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे आपने देखा एटॉमिक नंबर इंक्रीज हुआ, दैट इज आपका मास भी इंक्रीज होगा। इसका मतलब हम ये लिखेंगे डेंसिटी डिक्रीजेस डाउन द इंक्रीजेस डाउन द, जैसे जैसे हम नीचे के लिए जाते हैं डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, बिकॉज मास क्या होता है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। सेकंड, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिपेंड करता है फोर्स ऑफ इंटरेक्शन के ऊपर, वैसे बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है आपके साइज के ऊपर। जैसे जैसे हम नीचे के लिए जाते हैं साइज और मास जो है वो क्योंकि इंक्रीज होता है, तो हम क्या लिखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ। बिस्मथ सबसे लास्ट वाला एलिमेंट होता है, बिकॉज इस केस में क्या होता है, डाउन द ग्रुप क्या होता है, मास इंक्रीज होता है, बिकॉज मास इंक्रीजेस डाउन द, जैसे जैसे हम नीचे के लिए जाते हैं मास इंक्रीज होता है, मास के ऊपर ही बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है, तो हम ये बोलेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है आपका डाउन द ग्रुप क्या होता है, वो इंक्रीज होता है। लेकिन जो आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, वो इंक्रीज होता है melting point increases from nitrogen to arsenic and then decreases from antimony to bismuth, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक, मैं पहले तीन और को लिखती हूँ, ठीक है। जो आपका नाइट्रोजन होता है वो डायटोमिक होता है, जो आपका फास्फोरस होता है वो P4 की फॉर्म में होता है, और आर्सेनिक जो होता है वो क्या होता है, देखिए सिंपल सी बात है, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं ना मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता है, क्या होता है, मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता है। वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ
ऑफ इंटरेक्शन, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो साइज के ऊपर डिपेंड करती है। जितना साइज ज्यादा होता है ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शन भी उतनी ही ज्यादा होती है। तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होगी आपके पास, वो भी इंक्रीज होगी जैसे जैसे हम आर्सेनिक की तरफ जो है वो चलेंगे। अगर वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो इंक्रीज होगी, इसका मतलब आपका मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा जब हम नाइट्रोजन से आर्सेनिक की तरफ जाएंगे। लेकिन जब हम एंटीमनी से बिस्मथ जाते हैं, एंटीमनी से बिस्मथ जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। आपने पढ़ा होगा दैट डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं साइज बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है। ठीक है, मतलब जैसे जैसे हम इसी फैमिली में नीचे जाते हैं तो क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, या फिर ये बोल सकते हैं कि इस वाली फैमिली में बिस्मथ जो है अकेला क्या है आपके पास एक मेटल। ठीक है, और हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम नीचे के लिए चलते हैं क्यों निकालना होता है आसान एक मेटल में से इलेक्ट्रॉन, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं जैसे जैसे इसका साइज बढ़ता है। बिकॉज जो आपके पास जब मेटल का साइज बढ़ता है ना तो मेटल मेटल के बीच की जो इंटरेक्शन होती है वो क्या होती है, वो कम होती है। मेटल दूर दूर होते हैं, मेटल के एटम्स दूर दूर होते हैं। विद इन मेटल में जो मेटल के एटम होते हैं वो क्या होते हैं, वो दूर दूर होते हैं। मेटल का साइज क्या होता है, वो बड़ा होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है। तभी बोलते हैं उसका मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है, बिकॉज उसने इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला है। ठीक है, लेकिन निकाला क्यों आसानी से, क्योंकि उसी मेटल के अंदर जो एटम्स है वो क्या थे, वो दूर दूर है। इसका मतलब मेटल के बीच में जो है इंटरेक्शन है, जो मेटल मेटल एटम के बीच में इंटरेक्शन वो कम है। अगर इंटरेक्शन कम है इसका ये मतलब हुआ कि आपके पास अगर इंटरेक्शन कम है तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, वो कम होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि मेटल में जो अट्रैक्शन होती है वो क्या होती है, वो डिक्रीज होती है जब आपके पास जो अंदर ग्रुप हम चलते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, वो डिक्रीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास एटॉमिक साइज। Number third is atomic size. डाउन द ग्रुप चलने पे साइज क्या होता है आपके पास, इंक्रीज होता है, बट कंसिडरेबल इंक्रीज from nitrogen to phosphorus. Considerable increase from nitrogen to phosphorus. And less increase from arsenic to bismuth. Less increase from arsenic to bismuth. बेटा जो मैंने आर्सेनिक की आपको दिखाई थी उसका जो आपका सिंबल था वो सेम था, आपका जो एटॉमिक नंबर है वो भी क्या था, वो सेम था, लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में गड़बड़ कर दी मैंने लास्ट पे जब मिटाया था। वहां पे क्या है 1s2 2s2 2p6 देन 3s2 देन आपके पास 3p6 देन आपके पास 3d10 भी है देन 4s2 एंड देन 4p3। व्हेन इट कम्स टू नोबल गैस तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ से यहाँ तक इसको आर्गॉन लिखते हैं, देन आप 3d10 लिखते हो, देन 4s2 लिखते हो एंड देन 4p3 लिखते हो। जो मैंने वहां पे लिखा, मैंने इस 3d10 को जो है वो हटा दिया, मैंने सिंपल यहाँ पे लिखा था CS2 3p6 4s2 एंड 4p3, वो गलत हो जाता है, वहां पे खाली 23 ही आ जाता है, लेकिन ये 33 है तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 3d10 भी लिखेंगे। तो ये चीज जो है वो वहां पे ठीक कर दो, खाली आपने क्या लिखना है, ये बिल्कुल सेम लिखना है, खाली इधर जगह पे क्या करोगे 3d10 जो मैंने पहले लिखा था वही है एक्चुअली, खाली हम जो है वो आर्गॉन लेकिन 3d10 लिखते हैं बाद में। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, अच्छा ये चीज क्यों है, कंसिडरेबल इंक्रीज क्यों हुआ, ऐसा नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज और बाद में डिक्रीज, नहीं, इंक्रीज तो होता है डाउन द रोड, लेकिन जितना यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज हो रहा है ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक चलने पे क्या होता है थोड़ा सा कम इंक्रीज होता है। अब ऐसा क्यों है, बिकॉज आपने देखा जब मैंने क्या किया, फास्फोरस के नीचे आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मुथ, आर्सेनिक में भी आपका 3d10 आ रहा है,
आपके बिस्मिथ में एंटीमनी में 3d10 भी आ रहा है, यहाँ पे 4d10 भी आ रहा है, और बिस्मिथ में तो 4f14 भी आ रहा है इन दोनों के अलावा। ठीक है, एक चीज होती है जिसको हम क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग कहते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जो इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, बीच वाले इलेक्ट्रॉन, वो क्या करते हैं, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में क्या करते हैं, उनकी अट्रैक्शन के बीच में आ जाते हैं। वो क्या करते हैं, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्शन शो करते हैं, और उस रिपल्शन की वजह से जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ज्यादा आसानी से जो है वो अट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं न्यूक्लियस के साथ, जिसकी वजह से क्या होता है, साइज बढ़ता है। क्या हो जाता है, साइज बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपके पास, मैंने बोला कि स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर ज्यादा होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर ज्यादा होता है, इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके पास बहुत ज्यादा है, क्लोज हैं, तो उस केस में क्या है, सपोज मान के चलते हैं मेरे पास ये न्यूक्लियस है, ये मेरे पास शेल है, और मेरे को आउटर मोस्ट शेल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, ये बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स, इनको हम कहेंगे इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये इसके बीच में आ रहे हैं, जब यहाँ पर ये इनको रिपेल करेंगे तो ये इसके साथ जो है उतना ज्यादा अट्रैक्शन शो नहीं करेंगे, जिसकी वजह से साइज बढ़ता है। लेकिन जो डी होता है, जो एफ होता है, उनका स्क्रीनिंग क्या होता है, बहुत ज्यादा कम होता है। एफ का तो सबसे ज्यादा कम होता है। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, डी और एफ ही आ रहा है, उनका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। साइज बड़ा होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा दूर दूर पाए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो शील्ड नहीं कर पाता है आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को, और ये आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्ड होता है किसके साथ, न्यूक्लियस के साथ, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, समवट जितना साइज इंक्रीज होना चाहिए डाउन तक उतना नहीं हो पाता है, समवट साइज क्या हो जाता है, कंट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाते हैं वहां पे क्या हो जाता है, डी और एफ आ जाता है, जिनका स्क्रीनिंग कम होता है। उस वजह से क्या होता है, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है या आउटरमोस्ट शेल जो है वो क्या होता है, न्यूक्लियस की तरह करीब हो जाता है, न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करता है, और उस वजह से साइज क्या हो जाता है, थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है। ऐसा नहीं कि साइज डिक्रीज हो जाता है एज कम्पेयर टू, नहीं, साइज जो है वो इसका जो है वो इनके मुकाबले में बड़ा ही होगा, लेकिन जैसे यहाँ से यहाँ इंक्रीज हो रहा है, वैसे यहाँ से यहाँ उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है, बिकॉज साइज समवट जो है वो क्या हो रहा है, कंट्रैक्ट हो रहा है कन्वर्सली। ठीक है, तो एटॉमिक साइज जो होता है वो नाइट्रोजन से फॉस्फोरस जो है वो क्या होता है, वो इंक्रीज होता है, काफी इंक्रीज होता है, और उसके बाद जो है वो इंक्रीज तो होता है लेकिन उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होता है। चौथी है आपके पास प्रॉपर्टी आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, अब इस केस में क्या है, कार्बन फैमिली देन नाइट्रोजन फैमिली, दैट मींस आपकी कार्बन फैमिली इधर है, नाइट्रोजन फैमिली इधर है, अक्रॉस द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज। तो हम ये बोल सकते हैं that ionization energy of group 15 is more than group 14। कार्बन फैमिली के मुकाबले इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, वो ज्यादा होती है, therefore हम ये बोल सकते हैं they are less electropositive than carbon family, they are less electropositive than carbon। कार्बन फैमिली की आयोनाइजेशन एनर्जी अगर कम है, मतलब वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, इसका मतलब वो क्या होंगे, इनसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे। फिफ्थ जो आएगी प्रॉपर्टी वो आ जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट। नाउ ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इसकी जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, हम जानते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है NS2 एंड Np3, दैट इज समवट ऐसा होता है, NS2 ऐसे आएगा और Np3 NS2 एंड Np3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इनको 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, इनको क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, तभी जाके इनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। ये 3 इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकता था, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और ये क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। इसका मतलब अगर गेन करेगा 3 इलेक्ट्रॉन को, तो ये क्या करेगा, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। नाइट्रोजन फैमिली में जितने भी आपके पास जो है वो एटम्स होते हैं, उनमें सबसे आसानी से जो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट आसानी से पॉसिबल जो होती है, वो कहाँ पे होती है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इजीली शो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। 2 रीजन है इसके लिए। ऐसा क्यों, ऐसा इस वजह से क्योंकि इसका साइज छोटा है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब सबको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो क्या होती है, उसमें जो है
मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पाया जाता है, ठीक है। तो साइज छोटा है, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन जो आपके पास साइज छोटा होने की वजह से जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होगा उसको आसानी से जो है ये क्या कर सकता है, ऐड कर सकता है, प्लस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है तो उसको खींच भी सकता है अपनी तरफ ज्यादा, दैट मींस ये आसानी से -3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉसिबल है। कंप्लीट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है थ्रू -3 ऑक्सीडेशन स्टेट वो पॉसिबल खाली नाइट्रोजन में है, इन नाइट्रोजन फैमिली। ऐसा नहीं है कि बाकी वाले -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते हैं, लेकिन ये आयनिक कंपाउंड में शो करता है, बाकी वाले जो होते हैं वो कोवलेंट कंपाउंड में शो करते हैं, वो शेयरिंग से कर सकते हैं। दैट इज वो सारे जो है अगर आपके पास किसी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ मिलेंगे, कोवलेंट कंपाउंड बनाएंगे, वहां पे वो जो है वो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। बट नाइट्रोजन जो है पहला ऐसा जो है अपनी फैमिली का जो है वो मेंबर है जो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के हिसाब से के साथ साथ आयनिक कंपाउंड जो है वो आयनिक कंपाउंड में ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करता है, ठीक है। जैसे आपके पास एग्जांपल है Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड, ठीक है। मैग्नीशियम नाइट्राइड क्या होता है आपके पास, यहाँ पे कंप्लीट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, नाइट्रोजन गेन करता है और बाकी वाले जो है जो मैग्नीशियम है वो क्या करता है, वो लूज करता है। जो दूसरे होते हैं वो भी ऑक्सीडेशन स्टेट -3 शो करते हैं, अदर्स आल्सो शो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट by forming covalent compounds. By forming covalent compound. Covalent compound जब ये बनाएंगे तभी जाके ये जो है -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकेंगे। जैसे आपके पास है CH3 कैल्शियम फॉस्फाइड, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास Na3AS2, ये आपके पास बनेगा सोडियम आर्सेनाइड। नेक्स्ट है आपके पास Zn3Sb2, इसका नाम आ जाएगा आपके पास जिंक एंटीमोनाइड। और लास्ट जो आपके पास है बिस्मिथ, उसकी एग्जांपल आ जाएगी Mg3Bi2, इसका नाम आएगा आपके पास मैग्नीशियम बिस्मिथाइड, ठीक है। तो ये सारे कोवलेंट कंपाउंड होते हैं और इनमें जो है फास्फोरस की -3, यहाँ पे आर्सेनिक की -3, एंटीमनी की -3 और बिस्मिथ की यहाँ पे क्या आएगी, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके अलावा -3 के अलावा they also show +3 and +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखिए +3 कैसे शो कर सकता है, ये तब शो करेगा कोवलेंट कंपाउंड बनाएगा किसके साथ, ऐसे एटम के साथ जो इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जैसे आपका ऑक्सीजन होता है, आपका फ्लोरीन होता है, ठीक है। उनके साथ मिलके ये क्या कर सकता है, जब ये हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जो है वो मिलेगा, वहां पे ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है, +5 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। +5 में ये सब के सब इन्वॉल्व होंगे, +3 में खाली ये वाला जो है वो इन्वॉल्व होगा, ठीक है। अब इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज स्टेबिलिटी की चीज, द स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट increases down the road। और बिस्मिथ जो है, बिस्मिथ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, बिस्मिथ हमेशा क्या शो करता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द फिनोमेना नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये मैंने आपको क्लास 11th में भी पढ़ाया था SLP ब्लॉक एलिमेंट में, ठीक है। इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब होता है कि simple reluctance of s orbital to participate in bonding is called as inert pair effect। मतलब s जो आपके ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इसी फिनोमेनन को हम क्या कहते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। अब ये कैसे होता है, सपोज करो ये मेरे पास न्यूक्लियस है, ये मेरे पास शेल्स है, ये मेरे पास NH2 NP3 दिस माय
ऑर्बिटल इज मोर एज कंपेयर टू p ऑर्बिटल। ये आप सबको पता है, जो पेनिट्रेशन इफेक्ट होता है दैट इज क्लोजेस्ट टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, वो s का ज्यादा होता है, p का क्या होता है, वो कम होता है। मतलब s जो होती है वो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होती है, p जो होती है वो न्यूक्लियस के क्या होती है, वो दूर होती है। अब चूंकि इसका पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा है तो ये क्या होती है, न्यूक्लियस के क्या होती है, करीब होती है। एक पर्टिकुलर शेल में 4 तरीके की ऑर्बिटल्स हो सकती है, s हो सकता है, p हो सकता है, d हो सकता है, f हो सकता है, जिसमें उस पर्टिकुलर शेल का कौन सा वाला ऑर्बिटल न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा होगा वो s होगा, देन p होगा, देन d होगा और लास्ट पे सबसे दूर क्या होता है आपका f होता है। अब चूंकि यहाँ पे ns और np की बात हो रही है तो इस पर्टिकुलर शेल का जो आपका ns होगा वो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस ने उसके इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखा होता है। ये ns के इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग में नहीं दे सकता है, खाली np जो है वो शो करता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वहां पर क्या होता है, वहां पे आपके पास जो है अच्छा नीचे ही जाके क्यों, व्हाई नॉट ऊपर। मैंने बोला कि जैसे जैसे हम नीचे जाते तब जाके वहां पे इनर्ट पे इफेक्ट होता है। ऐसा क्यों, ऐसा इस वजह से बिकॉज जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं डी आता है और एफ आता है। जैसे मैंने आपको जो है वो पहले भी एटॉमिक साइज पे बोला, डी और एफ का जो देखो इसके अंदर जो होंगे वो डी और एफ होंगे। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो डी ऑर्बिटल हो सकता है और एफ ऑर्बिटल हो सकता है। मैंने पहले ही बोला कि उनका स्क्रीनिंग कम है, जिसकी वजह से वहां पे इलेक्ट्रॉन दूर दूर होते हैं, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन पूरे न्यूक्लियस की जो है वो क्या हो जाएंगे, न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। अब चूंकि यहाँ पे एस जो है वो मैंने बोला उसका पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा है, तो न्यूक्लियस किसको ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, वो एस को करेगा। पी को उतना आसानी से जो है अट्रैक्ट नहीं कर पाता है क्योंकि वो थोड़ा सा दूर होता है। उसकी वजह से पी के इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट होते हैं, एस के जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते। इसी फिनोमेनन को हम कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। और इस इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से क्या होता है, जो आपके पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो बिस में शो करता है, वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। ठीक है, अगर हम कुछ एग्जांपल्स लें कुछ कंपाउंड्स की, वहां पर अगर हम देखें कि ये कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अगर मैं आपका एमोनिया लूं, एमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। कितनी है, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। देन Li3N, इसका +1 इसका -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। N2O, इन सबको कैलकुलेट करेंगे हम घर में। मैं कुछ एग्जांपल लिखूंगी, वहां पे नाइट्रोजन की मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट आप जो है वो करके देंगे। N2O, एक तो ये वाला, इसके अलावा हम लिखेंगे NO, NH2OH, हाइड्रोक्सिल जिसको कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा HNO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। उसके अलावा आपके पास क्या है, HNO3। यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर आप जो है वो कैलकुलेट करेंगे खुद से। ठीक है, जो मैंने आपको पढ़ाया भी है रिडॉक्स रिएक्शन में पिछले साल कि कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट को हम कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है आपकी प्रॉपर्टी एलोट्रॉपी। आई डोंट नो 6 है या फिर 7 है, अपने हिसाब से लिख लेना। एलोट्रॉपी, एलोट्रॉपी का मतलब क्या होता है, एलोट्रॉपी का मतलब होता है कि एक एलिमेंट की बहुत सारी फॉर्म्स जो फिजिकली जो है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है, बट वो केमिकली क्या होती है, सेम होती है। इस फिनोमेनन को हम क्या कहते हैं, एलोट्रॉपी कहते हैं। एक्सेप्ट नाइट्रोजन एंड बिस्मथ ऑल शोज एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। नाइट्रोजन और बिस्मथ को छोड़ के बाकी सभी जो है वो एलोट्रॉपिक को जो है वो शो करते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास जो फास्फोरस होता है उसकी 3 इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म होती है, व्हाइट, ब्लैक एंड रेड। ठीक है, इसके अलावा आर्सेनिक और एंटीमनी जो है ये दोनों भी जो है वो इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म शो करते हैं, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म जो है ये शो करते हैं, येलो एंड ग्रे। ये भी येलो एंड ग्रे शो करता है। ठीक है, लास्ट जो इनकी प्रॉपर्टी है वो क्या है, कैटेनेशन। कैटेनेशन का मतलब क्या होता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, जो कि कार्बन में सबसे ज्यादा होती है,
लेकिन इस फैमिली में समवन नाइट्रोजन शो करता है, नाइट्रोजन कैटिनेशन शो करता है, और ये जो है वो एक चेन बनाता है, चेन एक्सटेंडिंग अप टू 3 नाइट्रोजन, 3 नाइट्रोजन एटम की जो है वो चेन ये बना सकता है। और कहाँ पे बनाता है? हाइड्रोजोइक एसिड में, जिसका फॉर्मूला होता है NaH। इसमें क्या होते हैं? 3 नाइट्रोजन जो है वो चेन की फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ये था फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्टिविटी, ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी में ये क्या बनाते हैं? ये हाइड्राइड्स बनाते हैं, और ये क्या बनाते हैं? हैलाइड्स भी बना सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स का मतलब कि इन्हीं एलिमेंट्स का हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने पे क्या बनाते हैं? ये हाइड्राइड्स बनाते हैं। ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 फॉर्म कोवैलेंट हाइड्राइड्स ऑफ द टाइप MH3। M जो है वो ग्रुप 15 का मेंबर है। नाइट्रोजन हो सकता है, फॉस्फोरस हो सकता है, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ, कुछ भी हो सकता है। MH3 जो होता है ये क्या होता है? ये कोवैलेंट होता है। ये क्या होता है? ये कोवैलेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा इनका अगर मैं शेप देखूं तो क्या होती है? पिरामिडल होती है। और इनकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो क्या होती है? वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ठीक है, NH3 को हम अमोनिया कहते हैं, NH3 है यहाँ पे, PH3 है यहाँ पे, PSH3, SPH3, BiH3। ठीक है, इनके नाम होंगे आपके पास अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सीन, स्टेबीन एंड बिस्मुथिन। या खुद से लिखना है अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सीन, स्टेबीन एंड बिस्मुथिन। ये सब दिए हैं आपके पास हाइड्राइड से ग्रुप 15 का। इन सब की जो है वो शेप जो है वो पिरामिडल होगी, और उनकी हाइब्रिडाइजेशन जो है sp3 होगी, और सबके सब क्या होंगे? कोवैलेंट बॉन्ड, सॉरी कोवैलेंट कंपाउंड। वेरिएशन ऑफ सम प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स की कुछ प्रॉपर्टीज। नंबर 1, बॉन्ड एंगल। अगर मैं यहाँ पे बॉन्ड एंगल देखूं तो सबसे पहले जो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा वो अमोनिया का होगा, देन PH3, देन ASH3, देन SPH3, और लास्ट वन इज BiH3। ऐसा क्यों? देखो इन सब का ऐसा जैसा है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन सब में क्या है? वो ज्यादा है। ठीक है, मैं बिस्मुथ को इसी से कंपेयर करती हूँ। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तो ये वाला जो बॉन्ड होगा इसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा यहाँ पे शिफ्ट होंगे, ज्यादा यहाँ पे शिफ्ट होंगे, ज्यादा यहाँ पे। दैट मींस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा। नाइट्रोजन वाली साइड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होगी? रिपल्शन होगी, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? वो इंक्रीज होगा। लेकिन यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? वो कम है, जिसकी वजह से यहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन कम शिफ्ट होंगे, लेस रिपल्शन होगी, और क्या होगा? यहाँ पे लेस बॉन्ड एंगल होगा। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो आपका बॉन्ड एंगल भी क्या होता है? वो ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये किसकी वजह है? बिकॉज ऑफ द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ which attract the electrons towards itself. As a result of that, जो repulsion होगा between the electron वो यहाँ पे ज्यादा होगा, and this results in increase in bond angle. Number second is your thermal stability. Number second is your thermal stability. Thermal stability का मतलब कि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, कौन सा बॉन्ड जल्दी टूटेगा? ये वाला टूटेगा या फिर ये वाला जो है आपके पास बॉन्ड जो है वो टूटेगा। तो इस केस में थर्मली जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है वो आपका NH3 होता है, देन PH3, देन ASH3, देन SPH3, और लास्ट पे BiH3 सबसे ज्यादा लेस थर्मली स्टेबल होगा। इसको आसानी से हम जो है वो तोड़ सकते हैं। ऐसा क्यों? देखो छोटे छोटे एटम्स जो है अगर दोनों कंपेरेबल साइज के होंगे, उनके बीच का जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा? वो स्टेबल होगा।
छोटा और एक बड़ा, उनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, समवट अनस्टेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का साइज क्या होता है, सबसे छोटा होता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन हाइड्रोजन का साइज जो है वो छोटा होने की वजह से यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या होती है, थोड़ी सी जो है बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो क्या होती है, वो ज्यादा होती है। लेकिन बिस्मिथ का साइज जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, हाइड्रोजन का साइज छोटा होता है। क्यों? क्योंकि हमने देखा डाउन द ग्रुप जो है वो साइज क्या होता है, वो इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से मिसमैचिंग ऑफ साइज की वजह से क्या होता है, बिस्मिथ और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं बन पाता है, और वो उसको अगर हम थोड़ी सी भी हीट करेंगे तो वो आसानी से जो है वो टूट सकता है। ठीक है, थर्ड है आपके पास रिड्यूसिंग कैरेक्टर। रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब कौन आसानी से H देगा, इन सब में H प्रेजेंट है, H जो है वो कौन आसानी से जो है वो दे सकता है, H सबसे ज्यादा जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो होगा वो कौन सा होगा, BiH3 का, देन SbH3, देन AsH3, देन PH3 और लास्ट पे अमोनिया। अमोनिया का रिड्यूसिंग कैरेक्टर दैट हाइड्रोजन देने की टेंडेंसी बहुत कम है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन हाइड्रोजन का साइज समवट कंपेरेबल है, छोटा छोटा साइज है, जिसकी वजह से यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ होने की वजह से ये बॉन्ड काफी ज्यादा स्ट्रांग है, तो हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो हाइड्रोजन को जो है वो नहीं निकाल सकते। लेकिन यहाँ पे मैंने बोला आपको बिस्मिथ और हाइड्रोजन के बीच में जो है वो क्या है, मिसमैचिंग है साइज की। बिस्मिथ बहुत बड़ा साइज का है, हाइड्रोजन छोटा है, जिसकी वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो थोड़ी सी कम है, थोड़ा सा भी टेम्परेचर दोगे तो वहां से क्या हो जाएगा, आसानी से हाइड्रोजन निकाल सकता है यहाँ पे, और अगर हाइड्रोजन देगा दैट आसानी से किसी को रिड्यूस कर सकता है, दैट इज ये जो है इस केस में सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बेसिक कैरेक्टर। इसी में चौथा जो आएगा वो क्या आएगा, बेसिक कैरेक्टर। कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को देगा, यहाँ पे भी नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबके ऊपर प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इसके साथ है, 2, दैट इज 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, हर एक के ऊपर। वो इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन ये जो है वो क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, जिसकी वजह से ये बेस होती है। ठीक है, बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका होता है, अमोनिया का, देन दैट इज डाउन द ग्रुप चलने पे बेसिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि बिस्मिथ का साइज बहुत बड़ा है, बिस्मिथ का साइज बड़ा होने की वजह से इस बिस्मिथ के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो क्या है, वो दूर दूर प्रेजेंट है, वो आसानी से एक्कोमोडेट जो है वो हो रहा है वहां पे। लेकिन वही जो आपका नाइट्रोजन है उसका साइज जो है वो समवट क्या है, वो छोटा है, तो उस छोटे साइज में क्या है, वहां पे आसानी से इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो सकता है, यहाँ पे आसानी से इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, बिकॉज साइज जो है वो क्या है, बड़ा है, तो आसानी से एक्कोमोडेट भी हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, दूर दूर जो है वो बैठे हुए, दैट मींस यहाँ पे आसानी से इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होगा किसी और को देने के लिए, लेकिन यहाँ पे आसानी से अवेलेबल हो सकता है, इसलिए जो आपका एमोनिया होता है वो क्या होता है, ज्यादा बेसिक होता है। ठीक है, बात करते हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट की, तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द, सबको पता है बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होगा, सबसे ज्यादा BiH3 का होगा, देन SbH3 का होगा, देन AsH3 का होगा, देन PH3 का होगा, एंड लास्ट वन इज NH3 का होगा। ठीक है, ये जो मैंने आपको दिखाया ये इसका क्या है, एक्सपेक्टेड, लेकिन असल में क्या है, BiH3, देन SbH3, देन NH3, देन AsH3, लास्ट पे है आपका PH। ये जो है आपका एग्जैक्ट जो है वो ये होता है, ये सही है। अब ऐसा क्यों है, मैंने बोला डाउन द ग्रुप चलने पे साइज बड़ा होता है, साइज बड़ा होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, लेकिन क्यों नाइट्रोजन जो है वो बीच में आ गया, लास्ट वाले दो चलो साइज की वजह से यहाँ पे आ गया, यहाँ पे भी चलो साइज की वजह से जो है वो यहाँ पे आना चाहिए था नाइट्रोजन अमोनिया, लेकिन वो अमोनिया जो है वो कहाँ आ गया, तीसरे नंबर पे आ गया। क्यों? क्योंकि अमोनिया के केस में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बाकी किसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब कि मेरे पास एक हाइड्रोजन है, अगर वो ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है और जिसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है वो भी ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन होगा, तब जाके मेरे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे NH3 है, यहाँ पे भी मेरे पास NH3 है, इन दोनों के बीच में आसानी से हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। हाइड्रोजन ऑलरेडी बॉन्ड है नाइट्रोजन के साथ,
जिसके साथ बॉन्ड बना रहा है वो भी नाइट्रोजन है। लेकिन बाकी में देखो, यहाँ पे मैं Bi लिखूं, यहाँ पे Bi लिखूं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, बाकी सभी में पॉसिबल नहीं है। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, अमोनिया अमोनिया के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाती है, और जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है एक्सेप्शन थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फॉस्फीन और आर्सेनिक से, ठीक है। नेक्स्ट है इनकी सॉल्युबिलिटी। इनकी सॉल्युबिलिटी के बारे में अगर देखें, दे आर ऑल इनसॉल्युबल एक्सेप्ट अमोनिया, ऑल आर इनसॉल्युबल except NH3 which is soluble due to hydrogen। पानी किस आसानी से हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है, देखिए NH3 वाटर, हाइड्रोजन ऑलरेडी बॉन्ड है नाइट्रोजन के साथ, जिसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है वो ऑक्सीजन, तो इस केस में जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल हो सकती है, दैट मींस आपका एल्यूमिनियम जो है वाटर में सॉल्युबल होता है, ठीक है। ये था आपके पास हाइड्राइड्स के बारे में और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हैलाइड्स, केमिकल रिएक्टिविटी में नेक्स्ट क्या है आपके पास हैलाइड्स। ये ट्राई हैलाइड्स भी बनाते हैं जिनका फॉर्मूला NH3 होता है, और ये पेंटा हैलाइड्स भी बनाते हैं जिनका फॉर्मूला क्या होता है NH5 होता है। अगर हम ट्राई हैलाइड्स की बात करें तो ये क्या होते हैं, पिरामिडल होते हैं, क्या होते हैं ये पिरामिडल होते हैं। इसके अलावा क्या होते हैं ये कोवलेंट भी होते हैं, दे आर कोवलेंट एक्सेप्ट BiF3 which is, जितने भी आपके पास नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर्स हैं वो सब ट्राइहैलाइड से बनाते हैं, लेकिन कोवलेंट ट्राइहैलाइड बनाते हैं। एक्सेप्शन है यहाँ पे बिस्मथ ट्राइक्लोराइड की, जो क्या होता है आपका आयनिक होता है। अगर हम पेंटाहैलाइड की बात करें, उसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास MX5 होता है, ठीक है। और ये MX5 जो है एक्सेप्ट नाइट्रोजन एंड बिस्मथ ऑल shows पेंटाहैलाइड। नाइट्रोजन और बिस्मथ को छोड़ के बाकी सभी क्या बनाते हैं, पेंटाहैलाइड बनाते हैं। क्यों? नाइट्रोजन में क्या चीज होती है, ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। बेटे सबको पता है that NH2 NP3 जो है वो इनकी क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, दैट इज NH2 ये है, NP3 आपका ये रहेगा। अब जब तक ND नहीं होगा तब तक ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट नहीं हो सकता, तब तक आपके पास 5 बॉन्ड नहीं बन सकते। नाइट्रोजन जो है वो सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है, आपका 2s है, आपका 2p हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो है वो 2d जो है वो नहीं हो सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन में d ऑर्बिटल नहीं होता, इसलिए वहां पे वो 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। इसका मतलब वो पेंटाहैलाइड जो है वो नहीं बना सकता। वेयर बिस्मथ के केस में क्या होता है, बिस्मथ के केस में होता है इनर्ट पेयर। बिस्मथ का केस क्या होगा, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट मैंने आपको पहले ही बोला, तो कि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो क्या हो जाता है, ये जो आपके पास स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होते हैं, वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब चूंकि S का पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा होता है तो वो क्या करता है, ज्यादा पेनिट्रेट करता है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है, वेयर P वाला ज्यादा अट्रैक्ट नहीं हो पाता है। इसीलिए बिस्मथ के केस में S ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं कर पाती है, वेयर P ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर पाती है, और चूंकि P में 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये जो है वो MX3 बना सकता है, इस केस में जो है वो MX5 ये नहीं बना सकता है। और यहाँ पर क्या होती है, जो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp3d, ऊपर वाले में क्या होगा आपका sp3, ठीक है, ट्राइगोनल बाइपेंटल, इसका क्या होगा ट्राइगोनल बाइपेंटल। लास्ट जो आपकी केमिकल रिएक्टिविटी में है वो है आपके पास ऑक्साइड्स। ये ट्राइऑक्साइड्स भी बना सकते हैं, पेंटाऑक्साइड भी बना सकते हैं, M2O3 एंड M2O5,
दो तरह के ऑक्साइड्स क्या होते करते हैं, ये बनाते हैं, ठीक है। दे आर एसिडिक, ये ऑक्साइड्स क्या होते हैं, दे आर एसिडिक, बट डाउन द ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। और जो आपका B2O3 है या आपका B2O5 जो है, सॉरी बी नहीं Bi, बिस्मिथ का जो ऑक्साइड है, चाहे वो O3 वाला O5 वाला हो, ये क्या होता है, ये बेसिक होता है। क्यों होता है बेसिक, क्योंकि ये मेटल का ऑक्साइड, बिस्मिथ इज अ मेटल, और हम जानते हैं कि मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, आपका बेसिक होता है, ठीक है। अगर आपको कोई पूछे कि इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है, तो O5 वाला ज्यादा एसिडिक होता है, ये वाला जो है वो कम एसिडिक होता है, ठीक है। सो ये ऑल था, दिस इज ऑल अबाउट योर ट्रेड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी, जिसमें हमने जो है वो हाइड्राइड्स के बारे में पढ़ा, हमने हैलाइड्स के बारे में पढ़ा और ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ा। अब बात करते हैं नाइट्रोजन की। डाइनाइट्रोजन प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज, ठीक है। कमर्शियली जो होती है, जो डाइनाइट्रोजन होती है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय लिक्विफेक्शन एंड commercially it is prepared by liquefaction and fractional distillation of air. एयर की हमने लिक्विफेक्शन करनी है और बाद में क्या करनी है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करनी है। लिक्विड नाइट्रोजन जो होता है has boiling point 77.2, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 77.2, एंड विल डिस्टिल फर्स्ट लिविंग ऑक्सीजन, एंड विल डिस्टिल फर्स्ट लिविंग ऑक्सीजन, जिसका आपका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 90 केल्विन होता है। कितना होता है, 90 केल्विन होता है। क्या करना है, हमने एयर को जो है वो क्या करना है, प्रेशर एक्सर्ट करना है, टेम्परेचर लो करना है, वो क्या करनी है, लिक्विड करनी है। एयर में बहुत सारी गैसेस होती है, फिर क्या करना है, हमने इसको डिस्टिलेशन करना है। डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या होता है, उसी लिक्विड एयर को हम क्या करेंगे, उस लिक्विड एयर को हम जो है डिस्टिलेशन फ्लास्क में लेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, वहां पे उसको हीट करेंगे, जिसको बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले जो है वापस बनाएगा, उसको हम जो है वो अलग से जो है वो कलेक्ट करेंगे। और इसलिए बोला कि जो नाइट्रोजन होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ऑक्सीजन से कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो पहले डिस्टिल होती है, देन इसके पहले वेपर्स बनते हैं, उसको जब हम कूल करेंगे तो आसानी से क्या हो जाएगा, आपका नाइट्रोजन जो है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम जो है वो नाइट्रोजन को जो है वो कमर्शियली बनाते हैं। अगर लेबोरेटरी में बनाना हो तो लेबोरेटरी में हम कैसे बनाते हैं, हम लेबोरेटरी में जो है वो अमोनियम क्लोराइड को जो है वो सोडियम नाइट्राइड के साथ ट्रीट करते हैं। लैब में कैसे करते हैं हम, NH4Cl को हमने जो है वो सोडियम नाइट्राइड के साथ जो है वो ट्रीट करना होता है एक्वस सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे क्या बनेगा, NO2 इधर लगा लो तो आपके पास बनेगा NH4 NO2 और प्लस बनेगा आपके पास NaCl, दिस इज योर अमोनियम नाइट्राइड। फिर इसी अमोनियम नाइट्राइड को हमने क्या करना होता है, हीट करना होता है, NH4 NO2। इसको जब हम हीट करेंगे, नाइट्रोजन निकलेंगे और प्लस वाटर यहाँ पे जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। इसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं सोडियम एजाइड से भी, इट कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम सोडियम एजाइड, दैट इज NaN3। NaN3 को भी जब हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो मेरे पास क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ सोडियम बनेगा, प्लस क्या आएगा आपके पास 3 टाइम्स नाइट्रोजन। इस तरह से हम क्या करते हैं, जो आपका नाइट्रोजन होता है उसको हम प्रिपेयर करते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं।
प्रॉपर्टीज। डाई नाइट्रोजन जो होता है इट इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस गैस। ना इसका कलर होता है, ना ही इसकी कोई स्मेल होती है, ना ही इसका कोई टेस्ट होता है, एंड इट इज लाइटर देन वाटर। ये क्या होती है? वाटर से हल्की होती है। नेक्स्ट, ये डायटोमिक होता है। इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है, डायटोमिक का मतलब दो आइटम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कितनी होती है? 1.095 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। थर्ड पॉइंट, ये केमिकली इनर्ट होती है, दैट इज आसानी से ये रिएक्ट नहीं करती है। इट इज केमिकली इनर्ट ड्यू टू हाई एनर्जी ऑफ डिकम्पोजिशन। दैट इज नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो काफी ज्यादा क्या होता है? स्ट्रांग होता है। आपको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है तभी जाके वो बॉन्ड जो है वो फूट सकता है, इसलिए आसानी से ये रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस it may react with hydrogen, oxygen और metals। मेटल्स के साथ, हाइड्रोजन के साथ और ऑक्सीजन के साथ क्या करता है? ये रिएक्ट करता है स्पेसिफिक कंडीशंस में। जैसे अगर आपके पास क्या हो, लिथियम के साथ अगर नाइट्रोजन जो है वो क्या करता है? रिएक्ट करता है, तो आपके पास क्या बनता है? Li3n, दैट इज आपके पास बनता है लिथियम नाइट्राइड। क्या बनता है आपके पास? लिथियम नाइट्राइड बनता है। इसके अलावा मैग्नीशियम के साथ अगर हम ट्रीट करेंगे, आपके पास बनेगा Mg3N2, मैग्नीशियम नाइट्राइड, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसको जो है वो हाइड्रोजन के साथ जो है वो ट्रीट करेंगे, N2 plus 3 times H2 gives twice of NH3, जहाँ पे डेल्टा H is equal to minus 92.5 kJ per mole, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बनाता है? ये अमोनिया बनाता है, जहाँ पे आपके पास ऑप्टिमम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है 773 केल्विन। लास्ट अगर इसको ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करेंगे, N2 plus O2 it gives नाइट्रिक ऑक्साइड, और जहां पे आपका टेम्परेचर लगता है अप्रोक्सीमेटली 2000 केल्विन, ठीक है। बात करते हैं इसकी यूजेस की। यूजेस देख लेते हैं इसके। जो नाइट्रोजन होता है वो फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया बनता है, मतलब नाइट्रोजन से ही आपका क्या होता है? एमोनिया बनता है, और एमोनिया जो है वो काफी इंपॉर्टेंट लैब रिएजेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा ये रेफ्रिजरेंट की तरह भी काम करता है। नाइट्रोजन जो है वो क्या होता है? रेफ्रिजरेंट की तरह भी इसको जो है वो काम लिया जा सकता है, ठीक है। इसको इसके अलावा ये इट इज आल्सो यूज्ड वेयर इनर्ट, इट इज आल्सो यूज्ड where inert atmosphere is required। जहां पे आपको इनर्ट एटमॉस्फेयर की जरूरत पड़ती है किसी केमिकल रिएक्शन को करने में, वहां पे भी आपका नाइट्रोजन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगले लेक्चर में हम जो है वो एमोनिया वगैरह जो है